हेलो दोस्तों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन ऑनलाइन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान के भूगोल में अपन पिछली क्लास में भी राजस्थान की वनस्पति का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। राजस्थान की वनस्पति एवं वन, ठीक है। तो राजस्थान की वनों का जो वितरण है वह कल बताया था मैंने कि धरातलीय ढाल की अनुकूलता में, जलवायु की अनुकूलता में और मिट्टी की बनावट और वर्षा वितरण के आधार पर वनस्पति के स्वरूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वनस्पति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। ऑप्शन में दिया है जलवायु, वर्षा वितरण, मिट्टी की बनावट और समुद्र तल से ऊंचाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनकर के आते हैं। जब ये टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन बन करके आते हैं और ऑप्शन को किस तरीके से सस्पेंस वाले ऑप्शन डालता है। अब उसमें से निर्धारित करने के भी एक तरह से समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस तरीके से किसको ऑप्शन माना जाए। ये तो सारे इसी से संबंधित है, परंतु इनमें से भी एक ऑप्शन इस प्रकार का है जो कि सबसे अधिक प्रभावकारी है, वह है जलवायु, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ध्यान रखना। तो वनस्पति एवं वनों का जो वर्गीकरण कर रहे थे अपन ने पढ़ लिया था चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार आर्द्र वनों के बारे में। आज तीसरे नंबर का जो पढ़ेंगे अपन मिश्रित पतझड़ वाले वन। ये तीसरे नंबर का मिश्रित पतझड़ वाले वन। मिश्रित पतझड़ वाले यानी कि मिश्रित वनस्पतियां पाई जाती है इसमें, और इसकी जो विशेषता होती है वो ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं, ये पेड़ ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। एक तो ये विशेषता होती है कि ग्रीष्म काल के प्रारंभ में, यानी कि जो ये समय चल रहा है बसंत कालीन समय, इस समय ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी
क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान के इस क्षेत्र में राजस्थान के इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के वनों में नीम, जामुन, बबूल, कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? नीम, जामुन, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, पीपल, बरगद, बबूल आदि वृक्षों का मिश्रण मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरह से मिश्रित पतझड़ वन है। मिश्रित वनों का इसमें संग मिलता है और पतझड़ ऋतु इसमें आती है। ग्रीष्म काल के प्रारंभ में इस प्रकार से जो वन का विस्तार है वह राजस्थान के उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है। तीसरे नंबर का जो वन पाए जाते हैं, चौथे नंबर का, उसका क्या नाम है? देखो, ये है सालर वन या साल के वन। सालर वन, इन्हें साल के वन भी कहा जाता है। साल एक पेड़ का नाम है जो कि साल के वृक्षों की प्रधानता होती है। इन वनों में साल के वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, इसलिए इन वनों को साल के वनों के रूप में या सालर वनों के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऐसे वनों दक्षिणी अरावली क्षेत्र में 250 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और दूसरी विशेषता है कि ये वृक्ष सदाबहार होते हैं।
ये वृक्ष सदाबहार होते हैं। ठीक है, हमेशा हरे भरे होते हैं क्योंकि साल सागवान जो वृक्ष होते हैं ये हमेशा हरे भरे होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। तो ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मिलते हैं? ये मिलते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ऐसे जिलों में इनका विस्तार अधिक मिलता है। वैसे देखने में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में भी मिलते हैं, बाकी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्रों में जहाँ पर अरावली का विस्तार मिलता है वहाँ पर इनका विस्तार सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साल सागवान के साल के वन मिलते हैं। अगला है नदी घाटी के वन। नदी घाटी के वनों के बारे में अपन पढ़े 5वें नंबर का नदी घाटी के वन। ठीक है, नदी घाटी के वन यानी कि नदियों के किनारों पर मिट्टी के अपरदन को रोकने के उद्देश्य से वनों का जो विकास किया जाता है, ऐसे वनों को नदी घाटी वनों के रूप में माना जाता है। राजस्थान के चंबल नदी घाटी, चंबल, बनास, काली सिंध, परवन, पार्वती व आहू नदियों के किनारों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के उद्देश्य से कांटेदार झाड़ियों के रूप में या विलायती बबूल के रूप में जो वनों का विकास मिलता है वह इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से कम पानी में भी एक तरह से विकसित हो जाता है और नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर विलायती बबूल के रूप में, बबूल जो कांटेदार जो झाड़ियों के रूप में वृक्षों का जो विकास मिलता है वह इसी प्रकार के वनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और राजस्थान के चंबल नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में, बनास नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में, काली सिंध नदी घाटी क्षेत्र में, परवन, पार्वती, आहूत आदि नदियों के किनारों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। उष्ण कटिबंधीय ये 6 नंबर का है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन पाए जाते हैं वह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में पाए जाने वाले वन होते हैं। ठीक है, इन वनों में खेर, खेजड़ी, बबूल, नागफनी, कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? खेजड़ी, बबूल, खजूर, नागफनी, बेर व कटीली झाड़ियों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो कांटेदार झाड़ियों के रूप में वृक्षों का विकास मिलता है वह इसी प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के रूप में। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा वितरण की कमी के कारण इन वनों में कांटे हो जाते हैं, क्योंकि कांटों की सहायता से ही ये बाह्य वातावरण से नमी को अवशोषित करके अपनी जल आपूर्ति स्वयं कर लेते हैं। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले अधिकतर वृक्षों के कांटे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें गहरी होती है, क्योंकि आंतरिक भूभाग से भी जल को अवशोषित करने में काम आती है और बाह्य भाग से कांटों के द्वारा नमी को अवशोषित किया जाता है। इनकी हाइट कम होती है, इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है, क्योंकि जल की पूर्ति कम होती है और जल की पूर्ति कम है तो फिर इसके मूल दाब को कम कार्य करना पड़ता है। हाइट अधिक होगी तो मूल दाब को अधिक कार्य करना पड़ेगा। अधिक कार्य करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के एक प्राकृतिक रूप से ही इनका व्यवस्थित रूप से प्राकृतिक रूप से ही इनकी बनावट प्रकृति ने इसी प्रकार से बनाई है, जो कि इस वातावरण की परिस्थिति के अनुकूल अपना जैविक विकास कर सके। ठीक है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले जो वनस्पति है उनमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। उपोष्ण कटिबंधीय सातवां है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो कि राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी कुछ में मिलता है, और यहाँ के जो पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं वे एक तरह से हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। वर्षा वितरण की अधिकता के कारण यहाँ पर मिश्रित वृक्षों का समूह होता है। एक विशेषता लिख देता हूँ, राजस्थान के दक्षिण
व दक्षिण पूर्व में मिलते हैं। एक पहली विशेषता तो ये। दूसरे नंबर की विशेषता है इन वनों में वृक्षों का मिश्रण मिलता है, यानी कि एक ही किस्म के वृक्ष नहीं पाए जाते, बहुत सारी किस्मों के वृक्ष इनमें मिलते हैं। इसलिए ये सदाबहार यानी कि हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। इसलिए ये हमेशा हरे नजर आते हैं। बांस, साग, सागवान, नीम, बबूल, बांस, साल, सागवान, नीम, बबूल, पीपल, आदि वृक्षों की प्रधानता होती है। राजस्थान के बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि जिलों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने राजस्थान के वनों का जो वर्गीकरण किया था, अपन ने 7 भागों में इनको पूरा किया है। सबसे पिछली क्लास में अपन ने 2 वनों के बारे में पढ़ लिया था। तीसरे नंबर का आज पढ़ा है मिश्रित पतझड़ वाले वन। तो ये ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको मिश्रित रूप में और इसको क्या नाम से पतझड़ वनों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें नीम, जामुन, पीपल, बरगद, बबूल इस प्रकार के वृक्षों की प्रधानता होती है। सालक या साल के वृक्ष होते हैं, तो इन वनों में साल के वृक्षों की प्रधानता होने के कारण इसे साल के वृक्षों के रूप में जाना जाता है। तो इनको एक एक करके और राजस्थान के मानचित्र में समझते हुए पढ़ना है, और इससे संबंधित मैं ट्यूशन बना करके लाऊंगा। आप लोग इस क्लास को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को भेजते रहना, शेयर करते रहना, और इसके साथ साथ ही एक तरह से सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो अपने दोस्त पढ़ाई के साथ साथ में ये देखो, ज़्यादा बड़ी अपनी क्लास नहीं होती है, आधे घंटे लगभग आधे घंटे की क्लास होती है। तो इस क्लास को पढ़ करके और समझ करके नोट कर लो और एक तरफ डाल दो, ताकि पढ़ाई के साथ साथ में ये कंपटीशन का कार्य भी
कंपटीशन के भी कार्य करता रहेगा और धीरे धीरे करके और एक तरह से एक बहुत बड़ा कार्य अपना होगा। तो कोर्स कवर होने से फिर एक साथ पूरा वर्कलोड अपने सिर पर नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए अपने को पढ़ाई के साथ साथ में ये क्लासें प्रारंभ कर रखी है। इसको साथ के साथ ही रोज़ाना डेली अपने मानस बना करके एक नोट्स बुक बना लो और उसमें नोट करते चलो। ठीक है, धन्यवाद।